morning, students. Good morning. Good morning. As we studied earlier, the Indian also designed a imaginary female figure as the motherland. जैसे हमने पढ़ा कि इटली और जर्मनी में भी as Germania and Marine is just a imaginary figure which is used or symbolized for the motherland. Just like that in India, in nationalism struggle, Indian people also just imagine a female figure for their motherland. ठीक है, as you seen in your front of, कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि उन्होंने भी क्या किया, जिस तरह से जर्मनी और इटली ने एक फीमेल फिगर को माइंड में रखा मदरलैंड के रूप में, ठीक उसी तरह से उन्होंने भारत माता का भी एक फीमेल फिगर अपने इमेजिन में बनाया. This figure was firstly introduced by Bankim Chandra Chattopadhyay. He was the first man who just designed or just presented or imagined this female figure for the Indian motherland. तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को डिजाइन किया. He just gave the slogan of वंदे मातरम. उन्होंने वंदे मातरम स्लोगन दिया जो बाद में आनंद मठ नामक नॉवल में भी देखा गया. So this is the way by the artist, the poet design the combined efforts. उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी का यूज किया और इस आइडियोलॉजी को हम इस फीमेल फिगर में देखते हैं जिसमें मदरलैंड को स्पिरिचुअल दिखाया गया है. ठीक है, बाद में तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे इस फीमेल फिगर में चेंज भी आया. बाद में आपने देखा कि शी वियरिंग अ व्हाइट साड़ी विथ रेड बॉर्डर, है ना, उसके सर पे ताज है जिसे हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को उसके ताज के रूप में कहा गया है ना. उस समय ये भी इमेजिन किया गया था कि शी वो चेन्स में जकड़ी हुई है क्योंकि उस समय क्या थे, वी आर नॉट फ्री ना, उस समय हम फ्रीडम फाइटर्स चल रहे थे, उसमें फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था. तो भारत माता की रादर द चेंजेस आर देयर कि धीरे धीरे उसकी इमेजेस को चेंज किया गया. लेकिन जो स्टार्टिंग में इमेज डेवलप की गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, दैट वाज अ स्पिरिचुअल इमेज क्योंकि उस समय रिलीजियस कॉन्सेप्ट ज्यादा था. तो इसको देख के आपको पता चल रहा है कि हाथ में माला है. ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, एक स्पिरिचुअल इमेज है. लेटर इट दिस इमेज विल बी चेंज. धीरे धीरे जैसे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ ये इमेज चेंज होने लगी. ठीक है, तो एज मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस्ड और डिजाइन्ड दिस इमेज फर्स्ट. द फर्स्ट क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड ही रोट द स्लोगन वंदे मातरम. उन्होंने एक रैम लिखी जिसको वंदे मातरम के नाम में जाना जाता है. लेटर दिस इज इंट्रोड्यूस इन आनंद मठ नॉवल. और ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो आनंद मठ नॉवल में भी पाया जाता है. तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी थी, अपनी स्पिरिचुअल इमेज थी, उसे एक फीमेल फिगर के रूप में डेवलप किया और उसे मदरलैंड के रूप में इंट्रोड्यूस किया. Now the thing is there कि the people introduce these things. जो लोग थे उन्होंने उससे कॉमन बिलोंगिंगनेस को महसूस किया क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि when the civil disobedient movement starts, the several communities, religious groups introduce or just explain the meaning of this movement in different aspects. जैसे हमने देखा कि peasants ने कहा कि इस मूवमेंट का मतलब यानी स्वराज का मतलब क्या है, to rebate in taxes and redistribution of land. तो लोग जो peasants थे, किसान, उनका मतलब क्या था, स्वराज का मतलब था कि टैक्स खत्म हो जाएंगे और हमें हमारी भूमि वापस जो काश्तकारों से ले ली गई थी वो उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. वहीं जो इंडस्ट्रीज थे वो चाहते थे कि जो इतने ट्रेड बैरियर्स लगे हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, जो इंडियन जो ट्रेडर्स थे वो ये चाहते थे कि जो फॉरेन ट्रेड से उन्हें कंपटीशन करना पड़ता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. तो ये स्वराज है. जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे वो चाहते थे कि वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो, उनकी सैलरीज बढ़े, उनके लिए ये स्वराज था. इसीलिए जो पोइट थे, आर्टिशियंस थे, उन्होंने स्वराज के मीनिंग को और कलेक्टिव फीलिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ रायम्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि वंदे मातरम इज देयर, कुछ इमेजेस लाइक द मदर इंडिया, उन्होंने ऐसे इमेजिनरी फीचर्स डेवलप किए ताकि लोग कलेक्टिव फीलिंग को महसूस कर सके. क्योंकि हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं व्हाट इज नेशन. नेशन इज अ कलेक्टिव फीलिंग विच बाउंड द पीपल टू ईच अदर. ये वो फीलिंग है नेशन जिसमें लोग आपस में जुड़ जाते हैं. ठीक है, हमें लगता है जैसे व्हेन यू ट्रैवल इन अमेरिका, जब आप भारत से बाहर जाते हैं
लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे नहीं ही इज अ हिंदू और ही इज अ ब्राह्मण और ही इज अ दिस कास्ट और वो, ऐसा नहीं, यू जस्ट आइडेंटिफाई विद योर कंट्री। तो आपको फीलिंग होती हो, वहां आप किसी इंडियन से मिले हो, यू जस्ट बिलोंग्स टू माई सेम नेशन, आपको लगता है कि वो हो ये तो मेरे ही देश से है, तो इसका मतलब बिलोंगिंगनेस होना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए गांधी जी ने महसूस किया कि स्ट्रगल तो हो रहा है, मास स्ट्रगल आप कर भी रहे हैं, लेकिन लोग उस स्ट्रगल का मतलब, उस फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब अपने अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अलग अलग लगा रहे हैं। हाँ बोलो शोएब, कुछ कह रहे शोएब? ठीक है, इसीलिए पोइट्स आर्टिशियंस का रोल हम फ्रीडम स्ट्रगल में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वी जस्ट रिमेम्बर इट कि ये जो पोइट है, ये आर्टिशियंस हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ पर रोल प्ले किया। आगे हम देखेंगे। द रोल ऑफ फोक टेल्स ऑल्सो, यहाँ पर फोक टेल्स का रोल भी हम देखेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमने आर्टिशियंस और पोइट्स नहीं, फोक टेल्स मतलब कि जो लोक कथाएं थी उन्होंने भी क्या किया, बहुत एम्फेसिस किया फ्रीडम स्ट्रगल को, क्योंकि जस्ट दे इंट्रोड्यूस द पीपल बाय देयर ग्लोरियस पास्ट, उन्होंने लोगों को उनके बहुत भूतपूर्व यानी जो पुराने उनका कल्चर चल रहा था उससे इंट्रोड्यूस कराया। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि ड्यू टू द फॉरेन जो ये जितने भी ट्रेडर्स आए, इन्वर्डर्स आए, उनकी वजह से हमारे कल्चर में बहुत सारा चेंज आया, बहुत सारी बुराइयां भी आ गई, जस्ट लाइक द अनटचेबिलिटी, वेल सिस्टम, पर्दा प्रथा। ठीक है, तो ये सिस्टम कब आए, मिडिल जो पीरियड था वहां पर फॉरेन जो इन्वर्डर्स थे उनके कारण ये सिस्टम हमारी जिस रिलीजियस में और हमारे कल्चर में मिक्स मैच हो गए। तो लोगों को पता ही नहीं चला कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर, कि हमारे कल्चर का एक पार्ट नहीं है ये, तो क्या है, हमने वी जस्ट एक्सेप्टेड द सिनेरियो ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, हमने वो चीजें एक्सेप्ट की जो हमारे आसपास चेंज हो रहे थे। ठीक है, तो जो फोक टेल्स हैं, जो लोक कथाएं हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे प्ले किया, ही इंट्रोड्यूस द सिटीजन्स इंडियंस बाय देयर ग्लोरियस पास्ट, उन्होंने लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि आप एक बहुत अच्छे कल्चर और पास्ट को बिलोंग करते हैं। ये जो बीच बीच में ये बुराइयां आई है, दैट इज बिकॉज ऑफ फॉरेन, जितने भी ये इन्वर्डर्स हैं उनकी वजह से ऐसी स्थितियां आई हैं। तो यहाँ पर रोल ऑफ आर्टिशियन पोइट्स के साथ फोक टेल्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे। Here, the role of Pandit Jawaharlal Nehru is also important. Nehru is here shown holding the image of Bharat Mata. देखिए यहाँ पर उन्होंने एक बुक को होल्ड कर रखा है जिसमें भारत माता की इमेज को दिया गया है। एंड द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट, आप देख रहे हैं कि मैप ऑफ इंडिया भी उनके हार्ट के क्लोज है। उन्होंने जो बुक को होल्ड कर रखा है वो इस तरह से कर रखा है कि वो बुक पर एक तो इंडिया का मैप है और भारत माता की इमेज उस पर है। In a lot of popular print, nationalist leaders are shown offering their heads to भारत माता। ठीक है, ये ऐसे प्रिंट, ये क्या है, ये प्रिंट मीडिया का इफेक्ट है, यानी जो उस समय आर्टिस्ट रहे थे उन्होंने ये जब आपका ये पिक्चर बनाया, ये डिजाइन किया, उस समय उस एक बुक के ऊपर उन्होंने क्या देखा, इंडिया का मैप दिया है और भारत माता को दिया है। सो ऑल द फ्रीडम स्ट्रगल्स आर जस्ट डिवोशन ऑफ देयर लाइफ टू द भारत माता, क्योंकि जितने भी स्ट्रगलर्स थे, ऐसी बात नहीं है, रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो देयर, जिन्होंने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया, किस लिए, सिर्फ मदरलैंड के कारण। तो इस तरह से आर्टिशियंस का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। द आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द मदर वॉज पॉपुलर इन द पॉपुलर इमेजिनेशन, और यही कारण है कि इस पॉपुलर इमेजिनेशन के कारण ही आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस, भाई आप पूजा करते हैं, दो तरह की पूजा होती है, एक पूजा होती है जिसमें आप ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं कि जिस आध्यात्मिक पूजा, जिसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं करे, लेकिन एक होती है मूर्ति पूजा, उसमें क्या होता है, किसी चीज पर आपका ध्यान जाता है। ठीक इस तरह से व्हेन द poet artisans design the image of भारत माता, now we just belongs to our motherland, तो हमने एक फीलिंग महसूस की अपनी मदरलैंड से बिलोंगिंग की एक फीलिंग। नाउ द रिवोल्यूशनरी sacrifice for their motherland, अब उन्हें पता चला कि हम जिसके लिए sacrifice करें, she looks like just imagine like that, ठीक है, उन्होंने एक फीमेल फिगर इमेजिन किया कि वो sacrifices मदरलैंड के लिए कर रही हैं।
Now in Madras, Shastri published a massive 4-volume collection of Tamil tales, the folklores of South Indians. अब देखिए उसी समय, ऐसा नहीं है कि सम पोइट्स आर देयर, साउथ इंडिया में भी कुछ ऐसे पोइट्स रहे जिन्होंने एक फोक टेल का कलेक्शन किया, ठीक है, जिसमें साउथ इंडिया के बारे में बताया गया. ही बिलीव्ड दैट फोकलोर्स वाज नेशनल लिटरेचर, क्योंकि उन्होंने माना कि जितने भी लोक गीत बने हैं वो हमारा क्या है, नेशनल लिटरेचर है. हालांकि वो रिटर्न नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ा साहित्य है. वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन ऑफ द पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसमें लोगों की भावनाएं, उनके कैरेक्टर, उनके विचारों के बारे में लोगों को पता चलता है. सो फोक टेल्स एंड फोक सॉन्ग्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल. इन फोक टेल्स ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. एज द national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbol of unification people and inspiring of feeling of nationalism. जैसे जैसे हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था ना, हम 32 तक पहुंच गए 7 डेज रॉबर्ट मूवमेंट में. उसके बाद हम क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन. हमने स्वराज का कॉन्सेप्ट 1926 में एक्सेप्ट कर लिया था. तो इस तरह से अब लोगों को बाउंड करना जरूरी था. सो द नेशनलिस्ट लीडर जस्ट बाउंड द पीपल और कलेक्ट द पीपल ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल सिंबल्स एंड आइकन्स. उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए, आइकन, जैसे दे स्पीक्स वंदे मातरम, ठीक है, ये क्या हो गया, नेशनल स्लोगन हो गया. द रेवोल्यूशनरी गैदर टुगेदर और दे जस्ट यूज द स्लोगन वंदे मातरम. जैसे अब यहाँ आइकन्स में देखे हमने महात्मा गांधी, हमने देखा कि मदरलैंड है, उसका हमने फीमेल फिगर डिजाइन किया. तो जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने इन आइकन्स और सिंबल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहा. ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राइकलर फ्लैग, ठीक है, बंगाल उस समय रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता था. उस समय एक ट्राइकलर फ्लैग डिजाइन हो गया जिसका कलर उस समय रेड, ग्रीन और येलो था. आज के फ्लैग से डिफरेंट था, लेकिन ट्राई कलर ही था और इसमें 3 कलर थे, रेड, ग्रीन एंड येलो. वॉज डिजाइन, इट हैज 8 लोटसेस representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing the Hindu and Muslims. ठीक है, अब जो फ्लैग था, ट्राइकलर फ्लैग था, उसमें 8 लोटस कमल के फूल जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे कि जितनी भी ब्रिटिश एरिया प्रोविंसेस हैं उनको, और एक मून, क्रिश्चियंस मून जो हाफ मून होता है, वो प्रेजेंट करता था हिंदू और मुस्लिम्स के लिए. वो प्रेजेंटेशन माना जाता है क्योंकि मून इज अ रिलीजियस सिंबल फॉर द मुस्लिम्स एंड हिंदू ऑल्सो. ठीक है ना, आप देखते हैं चांद से ही ये लोग अपनी ईद और बारात का देखते हैं, ठीक इस तरह से हिंदू भी अपने बहुत सारे व्रत और त्योहार चांद से मानते हैं. ठीक है, तो सिंबलाइज एज मून, क्रिश्चियन मून को यहाँ पर सिंबलाइज किया गया हिंदू और मुस्लिम्स के लिए. In 1921 गांधी जी has designed the स्वराज फ्लैग, और 1921 में गांधी जी ने अपना फ्लैग डिजाइन किया. It was again a tricolor flag, red, green and white. सबसे पहले डिजाइन हुआ रेड, ग्रीन एंड येलो. Then he designed the red, green and white and had a spinning wheel in the center. और उसके बीच में जैसे आज हम देखते हैं चक्र, वैसा ही, क्योंकि he just emphasis on the स्वदेशी गुड्स, तो वो खादी पे एम्फेसिस करते थे, इसलिए उन्होंने स्पिनिंग व्हील को उस ट्राई कलर फ्लैग में एक जगह दी. रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, वो किसको बताया था, गांधी जी की आइडियोलॉजी को बताया था कि यू जस्ट वीव योर ऑन क्लोथ, हमें अपना कपड़ा खुद बनाना चाहिए. दैट्स व्हाई वी जस्ट फॉर बाइकॉट द फॉरेन गुड्स, ताकि हम फॉरेन गुड्स और क्लोथ्स को बाइकॉट कर पाए, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज तो उस समय इतनी ज्यादा फ्लोरिश नहीं थी कि वो इतना प्रोडक्शन कर सके. सो गांधी जी अपील ऑल द इंडियंस टू जस्ट वीव देयर क्लोथ देयर सेल्फ, कि वो अपना जो कपड़ा है वो खुद उसको बुने. कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग एट द aloft ड्यूरिंग द मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस. ठीक है, तो जब भी फ्रीडम स्ट्रगलर निकलते थे तो उस ट्राई कलर फ्लैग को, जिसमें हमने देखा कि रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर अब आ गया था, वो जिसमें एक चक्र भी था सिंबलाइज फॉर द सेल्फ डिफेंस, वो उसको लेकर मूवमेंट
करते थे। तो अब रिवोल्यूशनरी के पास एक आइकन हो गया था। Another meaning of creation of feeling of nationalism was through the reinterpretation of history. By the end of 19th century, Indians began feeling that instead a sense of pride in the nation, Indian history has to be taught indifferently. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि the folk tales and folk songs give an important role in nationalism struggle because they introduce the people with their glorious past. क्योंकि उन्होंने लोगों को उनके पास्ट से इंट्रोड्यूस किया। इस तरह से we just belongs our past also. The British saw Indians as backward and primitive and incapable to governing themselves. क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने ये साबित कर दिया था कि इंडियंस आर इनकैपेबल टू गवर्न एनी नेशन। उन्होंने इस बात को लोगों के माइंड में सेट कर दिया था कि इंडियन इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपना रूल खुद कर सके। So here the folk tales play an important role to introduce their glorious past. कि अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रिटिश के आने से पहले भी यहाँ पर बहुत अच्छी राज्य व्यवस्था थी। So these folk tales play an important role to introduce the glorious past. क्योंकि ब्रिटिश काल में लोगों के दिमाग में सेट हो गया था कि इंडियन आर नॉट कैपेबल। इवन देन हमने मॉडरेट फेस, जो कांग्रेस का मॉडरेट फेस था, मॉडरेट लीडर थे दादा भाई नौरोजी थे, मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने भी ये बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि ब्रिटिश रूल रहे, बस उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए। बट द गांधी जी डिमांडेड द फुल स्वराज। लेकिन गांधी जी का मानना था कि वी इंडियन आर कैपेबल, कि हम कैपेबल हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो हमारा देश हमें वापस लौटा दीजिए। तो ये फोक टेल्स है जिन्होंने अपना ग्लोरियस पास्ट बताया कि इंडियंस आर कैपेबल टू गवर्न देयर ओन नेशन, कि वो अपने नेशन को गवर्न करने की क्षमता रखते हैं। In response, Indian began looking into the past to discover Indians' great achievement. अब लोग देखने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो उन्हें समझा दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब लोग देखने लगे कि उन्होंने पिछले भूतकाल में अपने प्रीवियस पास्ट में क्या क्या अचीव कर रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन 17th सेंचुरी इंडिया इज अ ग्रेट एक्सपोर्टर। 17th सेंचुरी में इंडिया सबसे बड़ा वर्ल्ड का एक्सपोर्टर हुआ करता था। वी नोन एज द गोल्डन बर्ड बिकॉज वी कलेक्ट द गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम अदर कंट्री इन प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट। क्योंकि उस समय 17वीं शताब्दी में हम विदेशों में सप्लाई करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और बदले में हमें गोल्ड और सिल्वर मिलता था। दैट्स व्हाई वी आर नोन एज द गोल्डन बर्ड। तो ये सब किसको इंट्रोड्यूस, क्योंकि ब्रिटिश काल में लोग ये बात भूल गए थे, उन्होंने अपना प्रोडक्शन जो एक्टिविटीज थी वो फॉरेन कंपटीशन के कारण बंद कर दी थी, इसलिए इन फोक टेल्स का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट माना जाता है। They wrote about the glorious development in ancient time when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law, philosophy, crafts and trade had flourished. उन्होंने लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि सिर्फ ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं है, इससे पहले भी, जैसे आपने सुना होगा कि सर्जरी, आप देखते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी, आपको लगता है अभी इंट्रोड्यूस हुई है। The Charak was the first scientist who designed the plastic surgery. वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, पहले ऐसे मेडिशियंस थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। जब उस समय अमेरिका, चाइना जैसे देश तो बैकवर्ड थे, उस समय हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी के जैसा कॉन्सेप्ट चलता था, तो ये लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये सब मिडिल टाइम आया जब 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में इंडिया जस्ट लैग बिहाइंड, वो पीछे आया। 17वीं शताब्दी का ही वॉज, तब तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन था। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डेक्लाइन व्हेन द इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड। उन्होंने ये बात क्लियर की कि इंडिया जब से कॉलोनाइज्ड हुआ है, उपनिवेश बना है, तब से वो डेक्लाइन होता गया, उसमें कमियां आती गई। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस argued that the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition filled life under the British rule. उन्होंने ये क्लियर किया, जो आर्टिशियंस थे, जो पोइट थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने क्लियर किया कि नाउ वी आर स्ट्रगलिंग, कि हमने एक बहुत अच्छा पास देखा, फिर हम डिक्लाइन हुए, और आज की चेंजेस को भी बताया कि वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। आज हम कॉलोनिकल रूल के कारण ऐसी स्थिति में हैं और हम उसे बदलना चाहते हैं।
These efforts to unify people were not without problems. ये वो कंडीशन थी जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को भूलकर आपस में यूनिफाइड हुए. When the past being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from the Hindu iconography, then the people of other community felt left out. लेकिन most of the icons just belongs to the Hinduism, so some communities are against this. क्योंकि आप देखो सभी लोगों को एक एरिना में नहीं लेकर आ सकते, तो क्योंकि ज़्यादातर जो आइकन्स थे, जो फीमेल फिगर डेवलप किया गया, जो स्लोगन्स डेवलप किए, दे आर बिलोंग्स टू हिंदुइज्म. दैट्स वाई सम पीपल, सम कम्युनिटीज, सम रिलीजियस ग्रुप्स आर नॉट बिलोंग्स टू दीज फ्रीडम स्ट्रगल. सोर्स देखिए यहाँ पर. इन अर्लियर टाइम फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया मार्वल्ड एट द करेज, truthfulness and modesty of the people of Aryavasma. Now they are remarked mainly the absence of these quality. क्योंकि उस समय जितने भी ट्रैवलर्स यहाँ आए, विजिटर्स आए, जैसे मैगजीन्स आए, उन्होंने अपनी बुक्स में, मैगजीन्स ने इंडिका में लिखा, दे जस्ट इंट्रोड्यूस द ट्रुथफुलनेस ऑफ इंडिया. उन्होंने वहाँ के ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताया. तो ये वो सोर्स है जहाँ से लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया. इन दोज डे हिंदू वुड सेट आउट and conscript and hoist their flag in Tartar, China and other countries. क्योंकि उन्होंने ये बात बताई कि उस समय एक ऐसी कंडीशन थी 16 और 17 सेंचुरी में, जो हम बात करें डेवलप्ड नेशन की, इंडिया ने अपना फ्लैग, मतलब वहाँ तक उनका एक्सपोर्ट्स होते थे, वहाँ की क्वालिटी इंडिया की उस समय ज़्यादा थी. सो दीज आर द सोर्सेस. नाउ द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज, इस चैप्टर का जो कंक्लूजन निकला वो ये है, a glorying, that is a glorying the colonial government was thus bringing together various group and classes of Indians into a common struggle of freedom in the first half of 20th century. यानी 19th century के एंड में और 20th century के स्टार्टिंग में, जहां पर हमने देखा कि फ्रीडम स्ट्रगल कॉलोनिकल रूल के खिलाफ पाया गया. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievance into the organized movement for independence. यहाँ पर एक नेशनलिस्ट लीडर 1915 में उभर कर आए, 1915 में, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने लोगों की ग्रीवरेंस, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी प्रतिवेदना थी, उसको लोगों के सामने एक स्ट्रगल के रूप में, छोटी मोटा स्ट्रगल नहीं था ये, एक नेशनल स्ट्रगल के रूप में लोगों के सामने लेकर आए. Through such movement, the nationalists tried to forgive a nation unity, but we have to see diverse group and classes participate in this movement, varied aspiration and expectations. हालांकि हर ग्रुप की अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, पीजेंट्स की अलग थी, ट्रेडर्स की अलग थी, हिंदूज की अलग थी, मुस्लिम्स की अलग थी, लेकिन एक कॉमन स्ट्रगल तो उस समय हुआ, जिसका एग्जांपल हम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में या क्विट इंडिया मूवमेंट में देखने को मिलता है. As their grievances were wide-ranging, freedom from the colonial rule also mean the different things to different people. हालांकि सबकी ग्रीवेंसेस अलग अलग थी, हर व्यक्ति, पीजेंट्स कुछ और चाहते थे, ट्रेडर और कुछ चाहते थे, लेकिन सभी का एंड क्या था, जे जस्ट एंडेड द कॉलोनियल रूल, वो ब्रिटिश राज से मुक्ति चाहते थे. द कांग्रेस कंटिन्यूअसली attempted to resolve the differences and ensure that the demands of one group did not be aligned to another. और कांग्रेस बार बार इस बात को क्लियर कर रही थी कि एक कम्युनिटी के लिए कभी भी दूसरी कम्युनिटी की डिमांड को डिनाई नहीं किया जाएगा. यानी उनका मानना था कि व्हेन वी गेट द स्वराज, जब हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे, तो वी जस्ट गिव द इक्वल राइट टू ईच कम्युनिटी. यानी किसी भी कम्युनिटी को बैकवर्ड, चाहे वो अनटचेबल है, चाहे वो माइनॉरिटीज मुस्लिम्स हैं, किसी के साथ भी गलत बिहेव या मिसबिहेव नहीं होगा. This is principally why the unity of within the movement often broke down. The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by the phase of disunity and inner conflict between the groups. लेकिन वहाँ इस यूनिटी के बीच में भी कांग्रेस में भी खुद डिसयूनिटी देखने को मिली. जैसे हमने देखा दो फेज थे, मॉडरेट फेज था और एक्सट्रीमिस्ट फेज था. एक फेज ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे, जस्ट नीड सम चेंजेस, और जो
आपका एक्सट्रीम फेज था दैट जस्ट बिलोंग्स टू द स्वराज, वो स्वराज चाहते थे, उन्हें ब्रिटिश रूल में कोई इंटरेस्ट नहीं था. In other words, what was emerging a nation with many voices wanted to freedom from the colonial move. इन सब का conclusion क्या निकला कि चाहे हर ग्रुप की अपनी एक ऑब्जेक्टिविटी थी, अपनी एक आइडियोलॉजी थी, लेकिन सभी क्या चाहते थे, सभी सेल्फ रूल चाहते थे. दे जस्ट वांट द एंडेड ऑफ कॉलोनिकल रूल. वही चाहते थे कि जो कॉलोनिकल रूल है वो समाप्त होना चाहिए. द लास्ट थिंग इज क्विट इंडिया मूवमेंट. अब क्विट इंडिया मूवमेंट है क्या? दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन. आफ्टर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जब गांधी जी को महसूस हुआ कि हमने ब्रिटिश रूल के खिलाफ डिसओबीडियंट यानी उनका कहना ना मानकर, बहुत सारे नियम तोड़कर, टैक्स ना पे करके भी हम ब्रिटिशर्स के विरोध में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं कर रहे. दैट टाइम द गांधी जी स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट. द स्लोगन ऑफ दिस मूवमेंट वाज डू एंड डाई. Now Gandhiji announced that this is the time in 1942 when there is a no way without dying on their motherland. उन्होंने कहा करो या मरो, यानी अब वो समय आ गया है सैक्रिफाइस का. If we want to end the colonial rule, अगर आप colonial rule को एंड करना चाहते हैं तो आपको अपनी मदरलैंड के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा. This is the slogan of Quit India movement, which is given by Mahatma Gandhi, that is do and die. देखिए यहाँ पर the failure of the Christ vision and efforts of World War II created. उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 से वो स्टार्ट हो गई थी, उसकी कंडीशन स्टार्ट होने वाली थी. Widespread discontent in India. This led the Gandhiji launch a movement calling the complete withdrawal of British rule from India. क्योंकि फर्स्ट रूल के बाद हम गवर्नमेंट की एक्सप्रेसिव पॉलिसीज देख चुके थे, उन्हें हमें कोई फ्रीडम नहीं दिया, बल्कि टैक्स और उनका एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. सो व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंडीशन विल बी देयर, जब वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन आ गई तो गांधी जी एक ऐसा स्ट्रगल चाहते थे जिसमें ब्रिटिश रूल को बिल्कुल एंड कर दिया जाए. द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन दिस मीटिंग in 14th July 1942 passed a historical Quit India resolution demanding the immediate transfer of power to Indian as the Quit India. उन्होंने एक resolution, एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने कहा just giving the right here, यानी हम इंडियंस को आप हमारे राइट्स दे दीजिए. You just quit India, यानी इंडिया से बाहर आप चले जाइए. On 8th August 1942 in Bombay, all Congress committee endorsed the resolution which is called the non-violent mass struggle. लेकिन इसमें भी क्या था? Non-violence mass struggle था. What's the possible scale throughout the country? It was on this occasion that Gandhiji declared the famous speech as do and die. उन्होंने अपनी स्लोगन दिया करो या मरो. क्या वो सिचुएशन आ गई है कि आपको कॉलोनिकल रूल को एंड करना पड़ेगा. द कॉल फॉर द क्विट इंडिया almost brought the state machinery to a standstill. A large part of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement. क्योंकि ये मास स्ट्रगल था, देश का हर व्यक्ति इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता था. People observed hurdles and demonstrations and procession were complained by national slogan and songs. अब national slogan और songs में यही बातें प्रोटेस्ट विरोध की आती थी. The movement was truly a mass movement which brought into the amidst thousands ordinary people, namely students, workers, peasants. It also saw the active participation of leaders. ठीक है, ये वो स्ट्रगल था जिसमें अब स्टूडेंट्स भी थे, आपके लॉयर्स भी थे, पीजेंट्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे, और इसमें जो लीडर्स थे जस्टिस जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मोहन लोहिया, and many such women also as Matangini Hazare in Bengal, Kantkala Barua in Assam, Ramadevi in Odisha. The British responded with the more forces to took them
ईयर ऑफ सरप्रेस द मूवमेंट। हालांकि ब्रिटिश ने अपना पूरा मिलिट्री फोर्स इसमें लगा दिया कि वो इस क्विट इंडिया मूवमेंट को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन ये मूवमेंट बहुत वाइड स्प्रेड हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ठीक है, नाउ योर चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट इन इंडिया इज क्लियर नाउ। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। टुमारो वी डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज एंड अदर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके ओके मैम। ठीक है, ये चैप्टर समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।